मूवी का आगाज एक छोटे से बच्चे से होता है जहां उसके आबा व अजदाद में से कोई उसे मुस्तकबिल की राह दिखाते हुए अपनी तलवार वहां छोड़ देता है। इस तलवार को थामते ही सीन बदल जाता है और वो बच्चा बड़ा होकर सुल्तान अल्परस्लान के रूप में मैदान जंग में नजर आता है। यहाँ उसका मुकाबला सल्जोकी तख्त के ही उम्मीदवार कुतालमश से होता है, जो बड़ी फौज के साथ यहाँ अल्परस्लान से तख्त छीनने आया हुआ है। फौजों की बड़ी जंग की बजाय दोनों हरीफ आपस में लड़ते हैं और चंद ही लम्हों में अल्परस्लान कुतालमश को जान से मार देता है और अपना हथियार लहराकर ये ऐलान करता है कि वो आली सल्जोक सल्तनत का वाहिद हुक्मरान सुल्तान अल्परस्लान है। यहाँ वो मद्दे मुकाबिल फौज को अपने सरबराह की तरह गद्दार बनकर सर कटाने या फिर उसकी पनाह में आने की पेशकश करता है, जिसके बाद वो फौज सुल्तान की राया में शामिल हो जाती है। दूसरी जानिब बाज़ंतीनी सल्तनत में कुस्तुनतुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां उनका शहंशाह मर चुका है और उसकी मलिका समेत तमाम मुअज़्ज़ज़ीन उसकी आखिरी रसूमात के लिए यहाँ जमा हैं। इसी दौरान बाज़ंतीनी महल के दरवाजे पर भी एक छोटे फौजी दस्ते के साथ रोमन द्योजन नामी कमांडर आता है, जो महल में दाखिल होते ही कत्ले आम शुरू कर देता है। शहंशाह के जनाजे के कमरे में पहुँचते ही सिपाही उसे घेर लेते हैं, जहां वो मलिका के सामने हथियार डाल देता है और उसे कैद कर लिया जाता है। उधर सुल्तान अल्परस्लान अपने वजीर निजामुल मुल्क को मिस्र में हमले जारी रखने का कहता है, अपने साथी अफशिन को तुर्क कबाइल को मुत्तहिद करने भेजता है और खुद रोमियो पर हमले जारी रखने का इरादा करता है। दूसरी जानिब जंदान में पड़े कमांडर द्योजन को दीवान में लाया जाता है, जहां वो अपने दिफा में जबरदस्त तकरीर करता है और तुर्कों की आमद से खबरदार करते हुए कहता है कि वही तुर्कों को रोक सकता है। लेकिन यहाँ 45 दिन की कैद के बाद उसे फांसी देने का फैसला होता है। उधर सुल्तान अल्परस्लान अपने बेटे मलिक शाह को अपना जानशीन मुकर्रर करके मैदान जंग की तरफ रवाना होते हैं और एनी के मुकाम पर सल्जोकों का पड़ाव होता है। बाज़ंतीनी महल में दावत का समा होता है, जहां कमांडर लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं, मगर मलिका उसी कैदी के बारे सोचती है जो शहंशाह की तरह वतन परस्त है लेकिन मौत का हकदार करार पाया है। बाज़ंतीनी रियासत के हालात खराब हो चुके थे। अंदरूनी इंतशार इस कदर बढ़ चुका था कि उनकी खुद की फौज ही अपने इलाकों पर धावा बोलकर उनकी जानो माल और इज्जत लूट रही थी। ऐसे में सुल्तान अल्परस्लान अपनी फौज को पेशकदमी का हुक्म देता है और वो बाज़ंतीनी इलाकों पर हमला कर देते हैं। एक इलाके पर हमले के दौरान वहां का सरबराह मरने से पहले मलिका को खत लिखकर तुर्कों की आमद से आगाह कर देता है और साथ ही ये भी बताता है कि कैसे उनकी खुद की फौज बच्चों और औरतों को कैद करके बेच रही है। इन बदतर हालात की खबर सुनते ही मलिका फौरन आला क़यादत को जमा करती है और ये ऐलान करती है कि इन संगीन हालात से निपटने के लिए उन्हें एक बहादुर शहंशाह की जरूरत है। पास बैठा मुअज़्ज़ज़ पादरी सवाल करता है कि मलिका इस आला मनसब के लिए किसे उम्मीदवार समझती है, जिस पर मलिका उसी कैदी कमांडर द्योजन का नाम लेती है। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग चौंक जाते हैं। मलिका के एक मौत की सजा पाने वाले कमांडर से शादी के फैसले पर सबको एतराज होता है। मजीद ये कि उसने शहंशाह के जनाजे के दिन दावा बोला था। मलिका ये कहकर कि क्या उस कैदी के अलावा कोई इतना बहादुर है जो शहंशाह बन सके, वहाँ से चली जाती है। उधर सुल्तान अल्परस्लान के साथी रूमी हदूद में दाखिल हो जाते हैं और सुल्तान इस पेशकदमी को जारी रखने का हुक्म देते हैं। पादरी मलिका से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसके भाई या फिर किसी मुअज़्ज़ज़ कमांडर से शादी करे, ना कि उस कैद गद्दार से, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसका राज जो मकतूब की सूरत में पादरी के पास है खोल देगा। इस पर मलिका 2 दिन की मोहलत मांगती है। इसी मोहलत के दौरान मलिका पादरी को मारकर उस मकतूब को खत्म कर देती है और खुद कैदी कमांडर रोमन द्योजन से ही शादी कर लेती है और रोमन द्योजन को बताती है कि उसे शोहर की नहीं बल्कि एक शहंशाह और बहादुर शख्स की जरूरत है। एक जानिब कैदी कमांडर की शहंशाह रोमन और चहारम के तौर पर ताजपोशी होती है, तो दूसरी जानिब मशरकी बाज़ंतीन पर तुर्कों की चढ़ाई जारी होती है। यहाँ वो एक किला फतह करते हैं और वहाँ कैदियों को आजाद कर देते हैं। इसी जंदान में एक कैद बाज़ंतीनी लड़की होती है जो सुल्तान के साथी याकूब याबगू के साथ चली जाती है, ये कह कर के वो अपने वालिदैन का इंतकाम लेना चाहती है। उधर शहंशाह बन जाने वाला कैदी बिना वक्त जाया किए शादी की तकरीब के दौरान जंग पर जाने का फैसला करता है। वो महल के तमाम मामलात मलिका के हवाले करके खुद मैदान जंग में जाने को तरजीह देता है। शहंशाह फौज के साथ इस्तांबुल से निकलकर कैसर के मुकाम पर पड़ाव डालता है
उधर सुल्तान अल्परसान फतह किए हुए इलाकों में जाकर रहमदिली का मुजाहरा करते हैं और उन लोगों को मुकम्मल तहफ्फुज़ देने का वादा करते हैं। दूसरी जानिब शहनशाह जबरदस्त चाल चलता है और तुर्क किले पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेता है। ये किला लेते ही वो अल्परसान की सल्तनत को खत्म करने के ख्वाब देखता है और वापस कुस्तुनतुनिया लौट जाता है ताकि अब मजीद जबरदस्त फौज के साथ हमला करे। सुल्तान अल्परसान इस तबाही की खबर सुनते ही आग बगोला हो जाते हैं। ऐसे में उनके साथी उन्हें सुलह का मशवरा देते हैं, मगर सुल्तान पीछे हटने से इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि या तो वो उसका साथ दे या फिर यहाँ से चले जाएं, जिस पर उसके साथी सर झुका लेते हैं। यहाँ रूमी एलची सुल्तान से मिलने आता है जिसे रोमन दियोजन भेजता है। वो एक खत शहनशाह को थमाता है और ये कहता है कि वो 20 दिन से सफर में है। सुल्तान खत देखते हैं तो उसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं। वो एलची खंजर से सुल्तान पर हमला करने ही वाला होता है कि सुल्तान उसका सर कलम कर देते हैं और उसका सर रोमन दियोजन को भेज देते हैं। यहाँ रोमन दियोजन उसके किले जो सल्जूकों ने फतह किए हैं वापस करने और बैत करने का कहता है, वरना वो बड़ी फौज के साथ हमला करेगा। सुल्तान यहाँ पीछे हटने की बजाय आगे बढ़कर लड़ने का फैसला करते हैं। वजीर निजामुल मुल्क उन्हें आगाह करता है कि उनकी मुट्ठी भर फौज जो महज 30,000 सिपाही होंगे 1.5 लाख फौज का सामना नहीं कर सकेंगे। यहाँ थोड़ी सी बहस के बाद सुल्तान वजीर को इस्तेहान भेज देते हैं कि अगर वो इस मार्के में शहीद हो गए तो वो उनके बेटे मलिक शाह को तख्त पर बिठा दे। फिर सुल्तान अपने साथियों को तमाम मुहासरों से पीछे हटकर इस बड़ी जंग का हिस्सा बनने को कहते हैं। उधर रोमन दियोजन बड़ी शान से कुस्तुनतुनिया वापस जाता है जहां उसका इस्तकबाल किया जाता है। उसके कारनामे पर सब बहुत खुश होते हैं। अब की दफा वो एक बड़ी मजबूत फौज इकट्ठी करके तमाम कमांडरों को भी साथ ले जाता है। कमांडर उसे खबरदार करते हैं कि वो सोने के वजन के साथ शामिल होने वाले बीजंग के तुर्कों पर एतबार न करे, मगर दियोजन अपनी मनमानी करता है और एक बार उसकी फौज फिर से मलाज़िक्रित के करीब सिवाश के मुकाम पर पड़ाव डालती है। यहाँ शहनशाह थोड़े ही दिनों में करीब मौजूद तुर्क देहातों पर हमला करने का फैसला करता है। बाकी कमांडर उसे थकी हुई फौज को कुछ आराम देने का कहते हैं, मगर दियोजन इनकार कर देता है। यहाँ उसे सुल्तान अल्परसान की फौज की मालूमात भी मिलती हैं कि वो बमुश्किल 20 से 30,000 फौजी होंगे। दियोजन इसी रात खुद से इख्तलाफ रखने वाले कमांडरों को मार डालता है, ये कहकर कि एक ही थैले में 2 बिल्लियां नहीं रह सकती। दियोजन ये नहीं देखता कि उसके सामने आर्मीनी, मसीही या फिर अरबिया खड़े होते हैं। वो सबको अपने रास्ते से हटाने का फैसला करता है। वो एक आर्मीनाई गांव पर हमला करके सबको मार देता है, जिसके बाद उसकी फौज में चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं कि शायद इसी तरह एक दिन अपने ही शहनशाह के हाथों उनकी बारी भी आ जाएगी। उधर अल्परसान दुश्मन की मजबूत फौज के मुकाबले में अपनी मुट्ठी भर फौज मैदान जंग में उतारने से कबल अल्लाह की मदद तलब करता है और फातह बनने की दुआ भी करता है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से तुर्क कबाइल इस जंग में सुल्तान की हमायत के लिए आ जाते हैं। अब बाज़ंतीनी फौज सिवाश के मुकाम से भी आगे मलाज़िक्रित पहुंच जाती है। जब सुल्तान अल्परसान आगे बढ़ रहा होता है तो उसका सामना एक पहाड़ी जंगी गिरोह से होता है जो कहते हैं कि वो सुल्तान की फौज में शामिल होकर बाज़ंतीनियों का खून बहाना चाहते हैं। माजी में उनके खिलाफ अनातोलिया की मुहिम में सल्जूकों के लिए लड़े थे। ये जांबाज भी सुल्तान की फौज का हिस्सा बन जाते हैं। अब सल्जूक की फौज भी हलब से मलाज़िक्रित का रुख कर लेती है। तुर्कों की जंगी तैयारियां अरूज पर होती हैं। इसी दौरान सुल्तान के साथ ही अफशीन का कम उम्र बेटा फौजियों में मशक करता दिखता है, जिसे उसने अपने इलाके में ही रहकर उसकी हिफाजत करने का कहा था। जहाद का प्यासा ये कम उम्र जांबाज खुद पर काबू नहीं रख पाता और चुपके से फौज में शामिल हो जाता है। जंग से कबल एक रात सुल्तान अपने फौज के खूनी दस्ते को दुश्मनों के पड़ाव में हमला करने का कहते हैं, जिस पर वो वहां घुसकर बहुत से सिपाहियों को मार देते हैं और एक बड़ी सलीब वहां से ले आते हैं। दियोजन को मालूम चलता है तो वो हैरान नहीं होता, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी फौज में से कुछ सिपाहियों का खात्मा उसे कमजोर नहीं कर सकता। लेकिन उसकी फौज के हौसले इस हमले की वजह से पस्त थे, इसलिए वो अपने पास कैद 100 तुर्कों को मौत के घाट उतारकर फौज के जोश को बढ़ाता है। उधर सुल्तान अल्परसान कामयाब हमले के बाद गनीमत में आने वाली सलीब को खलीफा की तरफ बेचकर अपनी कामयाबी का पैगाम देते हैं। कैद से बच जाने वाली लड़की हमले में मरने वाले अपने बाप को याद करती है और फिर याकूब यब्बो के साथ जंग की मशक करती है। यहाँ अफशीन छुपकर फौज में शामिल होने वाले अपने बेटे को देख लेता है, जो उसे कहता है कि अगर सुल्तान सल्तनत के लिए सब कुछ छोड़कर मैदान जंग में मौजूद है तो उसे भी घर में नहीं बैठना चाहिए था। अगले दिन मलाज़िक्रित के मैदान में दोनों फौजें जमा होती हैं।
सुल्तान अल्परसान अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि वो खून के आखिरी कतरे तक अल्लाह के लिए लड़ेंगे, या तो वो शहीद हो जाएंगे या फिर गाजी कहलाएंगे। दूसरी जानिब रोमन दियोजन भी अपनी फौज को अजीम ईसा के लिए लड़ने के लिए तैयार करता है। दोनों फौजें पहले दिन मैदान जंग में मौजूद होती हैं, मगर कोई भी हमला नहीं करता। दोनों एक दूसरे की जानिब से पहल के मुंतजिर होते हैं। दूसरे दिन भी दोनों इसी हालत में बैठे पहल के मुंतजिर थे। ये 26 अगस्त 1071 जुमा का दिन होता है। सुल्तान से उनका एक वजीर सवाल करता है कि वो क्या सोच रहे हैं। अल्परसान का जवाब सबको हैरान कर देता है कि वो इतने रोमियों को कहाँ दफन करेंगे, इसी सोच में पड़े हैं। अब जब दियोजन अपनी फौज को वापस बुलाने ही वाला होता है कि शायद आज भी हमला नहीं होगा, तो अल्परसान अपने मरकजी दस्ते को हमला करने का कहते हैं। दियोजन महज 30 घुड़सवारों से होने वाला हमला देखकर हैरान रह जाता है, और जब वो घुड़सवार वापस मुड़ते हैं तो तमाम बाज़ंतीनी फौज आगे बढ़ जाती है, जिस पर तुर्क तीरों की बारिश कर देते हैं। फिर दोनों फौजें जबरदस्त अंदाज में टकराती हैं। ऐसे में वो तुर्क ग्रोह जो सोने के लिए बाज़ंतीन के साथ मिला था, सल्जूकों का हमायती बन जाता है, क्योंकि जंग से कबल सुल्तान ने उन्हें पकड़कर आगाह किया था कि अगर उन्होंने अपने खून से गद्दारी की तो वो मौत के हकदार होंगे। इस जबरदस्त जंग में बाज़ंतीनी फौज को पिछाड़ दिया जाता है। इस जंग में आफशिन का कम उम्र बेटा तीर लगने की वजह से शहीद हो जाता है। रोमन दियोजन को पकड़ लिया जाता है, जिसे बाद में सुल्तान वापस कुस्तुनतुनिया बेचने का फैसला करते हैं। दियोजन हैरानगी के आलम में पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा सलूक क्यों। सुल्तान कहते हैं कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। दियोजन का जवाब कुछ यूँ होता है कि उन्हें जंगी कैदी के तौर पर बाज़ंतीनी सरजमीन में घुमाता, लेकिन सुल्तान मुस्कुराते हैं कि उनके दरमियान यही तो फर्क है। आखिरकार सुल्तान अल्परसान कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त देकर अपने वतन की हिफाजत करते हैं, और ये मूवी इसी मैदान में अपने इख्तिताम को पहुंचती है।